कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है। आप एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया। देखिए, ये सब नई नई चीजें हो रही है दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं सोचा था आपने कभी ऐसा? इस तरह की भूमिका लगती है कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आजकल तक लिख नहीं पाया है जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। पाकिस्तान ये कहां से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्लाह अली खामनेई की जब हत्या उनकी की गई तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफिस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इसमें किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहां पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट है, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है, वो जीसीसी कंट्रीज के हैं, फिर टर्की है, उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इसराइल के, और फिर पाकिस्तान है। ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है। उसके बाद मोदी जी की हुई है। नहीं, वो अलग है। पहले ये कहानी खत्म कर ले। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने रिट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहां से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहां से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, exactly. बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पर भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना जरूरी है। मैं समझती हूँ दर्शक जानते हैं कि ये खास पूरा पॉडकास्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर पर साहनी जी से बातचीत करते हुए ही किया था और आप इसको जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा ये बात करना चाहती हूँ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना। तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहां पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का, कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है,
मिलिट्री पावर में भी ताकत आप है। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप कह रहे हैं तालमेल ना, 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 कह रहे देखिए, हैं। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, हाँ, या जब हाँ, तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना, नहीं ना, आते। ना, 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 आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, और सीज ceasefire हो गई फायर है। उसी दिन हाँ, हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं, तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाए यहाँ पर। अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हुआ है। हाँ, मुझे हाँ, आसान शब्दों में समझाइए, क्या मतलब हाँ। है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद, मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, UN है, ये सब चीजें अमेरिका की बनाई हुई हैं, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है, और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने यह तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने यह तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी। अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है हमें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। अमेरिका, देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहां पे जो चीज नहीं हुई वो यहां हो रही है, और मैं बताता हूं यहां क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो 2 उनमें खास बातें थी। क्या है अमेरिका की 2 खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत, इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसिस दुनिया के अंदर है। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहां से बेसिस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब GCC कंट्रीज को, आज उनके लिए खतरा बन गई है। तो अभी क्या होगा? वो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है, वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेसिस में। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, मुझे लगता है आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक डेफिनेटिव एक टोन के साथ। आगे सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी। अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं, तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। दे विल गेट मिलिटराइज्ड, तो सब कुछ बदल गया। तो अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब यह एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत थी, दूसरी ताकत है उनकी की जो डॉलर है, वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर GCC कंट्रीज आई और OPEC कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई, और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं? कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां GCC कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है? जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। युआन, राइट। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहां से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने दिया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको 2-3 बार फैक्ट चेक करके बोला है कि ये गलत है, लेकिन लगातार वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रहा है और कह रहा है कि हमने युआन में पेमेंट। चलिए ठीक है, आपने अगर नहीं भी की
तो वो दूसरी, मैं लेट्स गेट वन थिंग क्लियर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो उनकी दो स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं, डॉलर और मिलिट्री हाँ, पावर, डॉलर एज द रिजर्व currency. करेंसी, और उनकी जो अपनी नेशनल डेट है, जो उनका अपना कर्जा है, वो $40 ट्रिलियन का है, और वो तभी हो सकता है, उसको बैलेंस करा जा सकता है जबकि क्या हो रहा था कि जब पेट्रो डॉलर में ये सऊदी और ये सब जीसीसी बेच रहे थे, जो इनका सरप्लस पैसा होता था, वो भी अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। तो मैं जरा सी देर में नए वर्ल्ड ऑर्डर पे आती हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीजें हम कहते रहे, और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा, और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक खराब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फिलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा है ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि, अच्छा आप सोचिए अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, समझ में आ गया उनके, इसलिए वो यहां से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में, और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था, और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आज 3 बड़ी शक्तियां हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियां हो, और जो 2 शक्तियां हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है ईरानीज की, बड़े अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है, और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इनके ड्रोन जो है वो रूस तक इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, वो देखिए, शायद ड्रोन, नहीं, वो शायद वो एक अलग, आई डोंट, या बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेन चीज क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है ईरान का और इजराइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज की मदद आ रही है। चाइनीज के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं ड्रोन्स को, और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूं आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की, वो चाइना की बनेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये सब नई नई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं हुई। सोचा था आपने कभी ऐसा? खैर, सोचा तो था मैंने, पर कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा। ये नहीं सोचा था। तो अब इस पूरी जंग में आप मैं वापस लौटती हूँ फिर संधि की बात पर कि भाई अमेरिका कह रहा है कि हमें ये 15 चीजें चाहिए, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने आपसे कहा कि होल्ड योर थॉट, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। कह रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर जंग नहीं होगी, हमारे नुकसान की सारी भरपाई होगी। ऐसा लगता है कि अमेरिकी फौजी जैसे ईरान आके सरेंडर कर रहे हो, इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आज तक लिख नहीं पाया है जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है, और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जहां पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, वो वहां कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा, वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएंगे वहां पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो ये कह रहे हैं आप अपनी सारी जो बेसिस में से फौज है, अभी तक नहीं कर रहे थे हॉर्मुज़ को। नहीं, ये तो हॉर्मुज़ में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है। नहीं, खबरें पढ़ रही हूं कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। हाँ, ये ऐसा ही रहे, इस पे बात करना चाहते हैं वो। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज को, आप उसको वहां से हटा दीजिए। कोई 70,000 फौज है, अगर वो 70,000 फौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसिस है, साथ में ये जीसीसी कंट्रीज है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज बदल गई।
ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज है, लाइक हिजबुल्लाह इज देयर, हुतीज आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। इन तीन चीजों से तभी मैं कह रहा हूं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहां बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है जो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती थी। इसको आप समझिए, आपके दर्शकों के लिए बता तो रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है, और मुझे तो लग रहा है साउथ एशिया भी बदल रहा है। तो अब उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब ये सब कुछ होगा, ये दोनों अमेरिका का जो है इकोनॉमिक जो है पकड़ है, मिलिट्री पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? नया ऑर्डर में है सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और उसके साथ कौन मिला हुआ है? दो बड़ी शक्तियां, चीन है और रशिया है। और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं मैं चाहते। इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफगोई से बात कर पाएंगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाकई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ बने, अगर सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं, कि इजराइल चले गए मोदी जी, और इजराइल जाने ठीक जंग से पहले, यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि जाइए इजराइल। देखिए, यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं है, और मोदी जी को या बेवकूफ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ और बातें रही होंगी, कुछ इमोशनल एफिनिटी है, कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस है, ऐसी बातें रही होंगी, पर ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। मासूम नहीं है मोदी जी। अरे देखिए, जो प्रधानमंत्री रहे हैं 12 साल, तो कुछ तो काबिलियत है। तो अगर काबिलियत वो नहीं होती तो फिर कैसे होते प्रधानमंत्री? पर यह है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूं, पर यह बात बिल्कुल मुझे तय तो है। लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता कुछ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आंख खोल के काम किया गया है, और आंख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है जो ज्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी, पर धीरे धीरे कम होगा। तो इस संधि के लिए हमें ये क्यों लास्ट बात बुलाया आपको गया? बता दूं मैं, हमारी सोच ये थी कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जो जयशंकर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि अपनी किताब में लिखा है उन्होंने, वाई भारत मैटर्स, कि अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत रहेगा हमारे फोर्सिएबल फ्यूचर में, पर वेस्ट एशिया सारी हिस्ट्री बदल देगा, जियोपॉलिटिक्स बदल देगा, दुनिया का ढांचा बदल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो देख नहीं पा रहे हैं हम इस बात को। नहीं, अब हमें दिख रहा है, आंख खुल रही है, पर हमें ये नहीं दिखा हमें पहले कि हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम उनके साथ जुड़े। मालूम था हमें, क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि हमको लगता है कि जो चीन है वो हमारी बराबरी का है, जबकि वो नहीं है। नहीं, चलिए, बात आप पहले भी कह चुके हैं और ये बहुत अहम बात है। मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा, इस पे अलग डिस्कशन होना चाहिए चीन और भारत के रिश्तों पर भी। मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का, 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में। वो तीसरी बात, हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फौजियों को डुबा के मार दिया गया, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज्यादा हम किसी के खेमे में और क्या जाएंगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो तीन ताकतें हैं इनका भी तो साथ में होना जरूरी है ना। दे शुड बी इन एग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा है, ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका तो है। रशिया से तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध हैं। देखिए, रशिया को भी हमें लगता है, रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है, वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है। और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो RIC का फ्रेमवर्क है, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए। क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है, कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे तो तीनों दो तो बड़ी शक्तियां हो गई, और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलकर बात करेंगे तो उनकी आवाज जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे। बहुत हैरानी की बात है, मुझे याद है, मैंने देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका जो स्वागत और सम्मान हुआ, जिस आन बान शान के साथ उनके लिए हमने लाल कालीन बिछाए, रशिया टुडे लॉन्च किया गया, पूरे हमने जो है वो एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से की, पूरे एयरपोर्ट्स पर हमने मतलब जो हमने उनका स्वागत किया, उससे तो ये पता चल रहा था कि दुनिया में हमारे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं। आप कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत में इसलिए बनती बड़ी ताकत क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, मतलब they understand the chessboard what's going on। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है,
और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अमेरिका, चाइना, रशिया, दीज आर द 3 ग्रेट बड़ी बिग तो पावर्स। उनमें से हमारे किससे संबंध ठीक है? हमारे देखिए संबंध रशिया के साथ नॉर्मल है, चाइना के साथ है नहीं, और अमेरिका के साथ, अमेरिका ऐसी ताकत है क्योंकि उनमें दिमाग में एक बू है ताकत की कि हम जो थे कोल्ड वॉर हमने खत्म करी, यूनिपोलर में हम थे, तो उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बराबरी का होता ही नहीं है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री। उनकी किसी के साथ भी चमचा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, अब देखिए वो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज ये दोस्ती बराबरी की नहीं है, क्योंकि वो करने के काबिल ही नहीं है। अमेरिका किसी के साथ बराबरी की दोस्ती करना, वो अपने एलाइज के साथ नहीं कर रहे, ईयू कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे, वहां पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है। देखिए हो क्या रहा है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है जल्दी से, आप देखिएगा कि सारा ग्लोबल साउथ जो है 80% पॉपुलेशन दुनिया की वो एक साथ खड़ी है, एक जैसा सोच रही है, और जो ग्लोबल नॉर्थ है जो आज तक बड़ी ताकतें होती थी वो टूट रही है। ईयू टूटा पड़ा है, नेटो खत्म हो रहा है, अमेरिका कहीं ये अब इसमें फंस गया है वेस्ट एशिया में, और ये हफ्तों के अंदर हो रहा है। देखिए ना, ये सालों नहीं लग रहे हैं इसमें। देखिए यही बात जो है समझने में लोगों को टाइम लगेगा कि कैसे इस तरीके से पूरा जियोपॉलिटिक्स और दुनिया का इतिहास बदल रहा है, जो सोचा नहीं था लोगों ने। तो इजराइल का क्या होगा? आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ अब इस सब में, क्योंकि वेस्ट एशिया में कहा जाता है कि भाई इजराइल इतना बहादुर देश है कि वो जो है दांतों के बीच में जीभ की तरह रहता है, इस तरह से भारत में कहा जाता है, और हमारे लिए तो बहुत बड़ा मॉडल स्टेट है वो, कि भाई वो एक यहूदी स्टेट है और हम एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। तो आप ये कहते कहते घूम गए हैं, आप कह रहे थे कि भाई आइडियोलॉजिकल कोई इनकी अफिनिटी है। मुझे लगता है कि प्रेरणा भी वहीं से मिल रही है कि जैसे वो गाजा के मुसलमानों को सताते हैं, भारत में भी मुसलमानों को सताया जाए। अब मुझे बताइए कि इजराइल का क्या होगा? क्या अभी भी वो दांतों के बीच में बहुत कंफर्टेबली? इजराइल की जो पूरा सपना था ग्रेटर इजराइल बनने का, वो तो हो गया खत्म। मैं जो देख रहा हूं, जो सबसे बड़ी ताकत होगा यहाँ की वेस्ट एशिया की, वो ईरान है। अच्छा, हाँ, वो अगर सऊदी अरब नहीं होगा, नहीं, क्योंकि सऊदी अरब का भी तो ये कंपटीशन रहता है। अरे साहब देखिए वो वक्त चला गया, वो वक्त ऐसे चला गया। जो सऊदी है, सऊदी के पास तेल है, सऊदी के पास गैस है, अगर सऊदी के पास दिमाग होता नहीं, सोचिए आप, तो सिक्योरिटी भी अपनी कर लेते। फौज तक नहीं है उनके 70 नहीं देखिए, पर वो अभी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, आज F-35 खरीद लिया, वो क्या करेगा उसका पता नहीं। सिंस 1970s पाकिस्तान आके उनको सिक्योरिटी देता है, किराए पे लेते हैं उनके फौजी। फिर देखिए ना आप, तो कहने का मतलब ये है कि यही मैं सोचता हूं कि कहाँ ईरानी जिनका इतना दिमाग है और शातिर लोग हैं, और कहाँ ये सारे अरब जो हैं, अगर इनमें दिमाग हो तो मुस्लिम दुनिया का नेता बनेगा एक शिया देश। आप जिम्मेदारी के साथ इसको कह रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं इस बारे में, ये इतने समझदार लोग हैं, दे डोंट टॉक ऑफ शिया। अभी जैसे इनकी लड़ाई हो रही है, दे आर टॉकिंग ऑफ मुस्लिम। देखिए ना, ये इस बात को समझे। एर्दोआन भी भनक लग गई उनको। एर्दोआन ने कहा कोई सुन्नी शिया नहीं है, सब मुसलमान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाना है, उसको तकसीम नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये तो सेक्ट जो है, ये तो बहुत बड़ा डिवाइड है, इसको कहने भर से खत्म थोड़ी हो जाएगा। नहीं, अब ठीक है वो नहीं होगा, पर कम से कम जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है उसमें तो खत्म हो जाए या कम हो जाए। पर वो तो तभी कम होगा ना अगर जैसे सऊदी जैसे देश है जिनका में पैसा है, पर वो पेट्रो डॉलर पे लगे हुए हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है जो है। अब इनको समझ में कहाँ आ रही है इसको बातें। एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि इस तरह से आप ये देखिए कि अमेरिका में भी जो लोग तय कर रहे हैं, चाहे वो ट्रंप के दामाद हों या और दूसरे लोग हों, वो सब यहूदियों को चुना उन्होंने इस वॉर के फैसले लेने के लिए, कि एक ये यहूदी धर्म और इस्लाम के बीच की लड़ाई थी, जिसमें क्रिश्चियन, वो भी बहुत ही कन्वेंशनल, आप जानते हैं रेडिकल डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरी पॉलिटिक्स है, कि ये 3 धर्मों के बीच की लड़ाई थी। ऐसे में अगर ईरान को आप विजेता डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या इसको ये भी माना जाए कि कोई धार्मिक सुप्रीमेसी हो जाएगी? नहीं, देखिए ये सब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब वेस्टर्न सोचे हैं, आप उसको छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए। रियल वर्ल्ड आज ये है कि ईरान को मदद कर रही है 2 कंट्रीज, समझे ना, चाइना और रशिया, जो बड़ी ताकतें हैं। तो वो थोड़ा ना कि वो मुस्लिम है दोनों। लेकिन ईरान का पूरा मैसेजिंग देखिए, इस पूरी जंग में उनकी पूरी मैसेजिंग है करबला, आशुरा, अरबिक की आयतें पढ़ रहे हैं, फारसी की बात हो रही है, और जो लोग भी आ रहे हैं नारेबाजी, क्योंकि देखिए वो तो एक पूरा धर्म पर आधारित देश है, उसको एक कोई डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जा सकता। किसको? मतलब मैं कह रही हूँ उतनी फंक्शनल डेमोक्रेसी ईरान नहीं है, एक थियोक्रेसी है, यही कहा जाए। नहीं, देखिए ये चीजें ना, ये सब वेस्टर्न बातें हैं। आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि दे आर फंक्शनिंग वेल एज अ गवर्नमेंट, काम चल रहा है ना उनका, ठीक है। आप बोलिए थियोक्रेटिक स्टेट है, मतलब अनइलेक्टेड सुप्रीम लीडर पूरी गवर्नमेंट के ऊपर हावी रहते हैं वो। देखिए इन्होंने कैसे डिसेंट्रलाइज किया कमांड को, अपने पूरे स्ट्रक्चर को, है कितने लोग मर गए, तब भी ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए जब आपकी 5 या 7 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन होती है, तो वो उसमें कई चीज़ें आप सीखते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन को पास होती हैं। तो इसको एक वो थियोक्रेटिक स्टेट है, ये बात मान ली, पर ये कहना कि ये एवरीथिंग इज अबाउट इस्लाम इज नॉट करेक्ट। इंटेलिजेंट पीपल लर्न अ लॉट ओवर दिस बिकॉज ऑफ देयर सिविलाइजेशन, दे अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। और आपको सबसे बड़ी बात है जो आपको मालूम है
कि एक चीज जो इनके पहले लीडर थे, जब 1979 में रेवोल्यूशन हुई और खमीनी साहब पहले जी। लीडर जब आए थे, उन्होंने एक बात ये बोली थी कि यहाँ पर एजुकेशन होगी। हम्म, ये बहुत बड़ी बात थी। हम्म, अब लोग कहेंगे उन्होंने ये भी बोला हम्म। कि जो औरतें हैं उनके ऊपर कुछ राइट्स कम होगा, हो गए, हाँ। वो ठीक है, वो वहां पर उनकी रिलीजन आ गया, ठीक है। पर कहने का मतलब ये है, आज आप देखिएगा ईरान में दिमाग इसलिए है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। अब मुझे साइंटिस्ट आप हैं, PhD कितने हैं। अरब से मुझे समझा दीजिए जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल नहीं वाकई। तो ये सब चीजें होती है बिल्कुल। ना। तो अब आखिरी बात मुझे बताइए कि अगले आने वाले हफ्तों में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है इस दिन? तो देखिए, मुझे जो दिख रहा है हम्म। अभी ये बातचीत होगी कि नहीं होगी, ये सब डिपेंड करता है। जो बात हो रही है वीकेंड की, वो डिपेंड करता है कि ईरान आता है कि नहीं आता है। अमेरिका तो तैयार है, वेन्यू भी तय हो गया है, किसी को दिक्कत नहीं है। दो बड़ी ताकतें भी कह रही हैं हाँ बात होनी चाहिए,